नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रोफेशन ऑफ विजुअल आर्ट में, जहां आज हम लोग पहाड़ी चित्रकला शैली को पढ़ने वाले हैं और इसी के साथ साथ उसमें गुलेर कला का भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि इसका टाइम पीरियड क्या था, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कोई सी भी शैली हो तो हमें उसका टाइम पीरियड ज़रूर पता होना चाहिए। यहाँ मैंने नीचे लिखा हुआ है। पहाड़ी चित्रकला शैली का जो टाइम पीरियड है 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का जो है इसका समय माना जाता है गुलेर शैली का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। तो पहाड़ी शैली की नींव कैसे पड़ती है दोस्तों? पहाड़ी शैली का जन्म कैसे होता है? तो नींव की बात करें तो मुगल कलाकारों के द्वारा इस शैली की नींव पड़ती है। ठीक है, अगर हम इस शैली की चित्रकला की नींव की बात करें, चित्रकला शैली की बात करें तो मुगल कलाकारों के द्वारा इस शैली की नींव पड़ती है। और अगर हम बात करें कि पहाड़ी शैली का जन्म किन चित्रकारों के द्वारा होता है, तो पहाड़ी शैली का जन्म मुगल कलाकार प्लस पहाड़ी कलाकारों के द्वारा होता है। मुगल कलाकार और पहाड़ी कलाकार, पहाड़ी चित्रकारों के द्वारा पहाड़ी शैली का जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं दोनों कलाकारों से मिलकर, मुगल कलाकारों और पहाड़ी कलाकारों से मिलकर बनती है पहाड़ी चित्रकला शैली। ठीक है, और इसका जो हम बात करें कि ये थी कहाँ पर, या पहाड़ी शैली के प्रमुख क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पंजाब की पहाड़ियों और हिमाचल की पहाड़ियों के अंतर्गत जो है इस पहाड़ी शैली का क्षेत्र रहा है, और ये लगभग आपका 20वीं शताब्दी तक रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका वर्गीकरण की बात करते हैं कि विद्वानों के द्वारा पहाड़ी कला का वर्गीकरण। तो दोस्तों, आनंद कुमार स्वामी ने इसका विभाजन किया था सर्वप्रथम अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में आपने देखा होगा कि उन्होंने सबसे पहले मुगल और राजपूत कला को भी अलग अलग किया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ उन्होंने इस पुस्तक के द्वारा राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्रकला का भी विभाजन किया है। पहाड़ी चित्रकला जो है उत्तरी चित्रकला और दक्षिणी चित्रकला को भी अलग किया है। ठीक है, तो आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्रकला की सबसे पहले जानकारी दी है और उन्होंने इसको किस तरह विभाजित किया है? उत्तरी चित्रकला यानी कि जिसमें कांगड़ा कलम है, और दक्षिणी चित्रकला यानी कि जिसमें डोगरा कलम है। ठीक है, कांगड़ा कलम जो कि उत्तरी चित्रकला में है और डोगरा कलम जो कि दक्षिणी चित्रकला में, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं अब क्या बोलते हैं, पहाड़ी रियासतों को 4 भागों में किसने विभक्त किया है? तो दोस्तों गलती से यहाँ मुझे WG आर्चर लिख दिया मैंने, तो इसको डॉक्टर R A अग्रवाल, सॉरी। ठीक है, तो डॉक्टर R A अग्रवाल ने पहाड़ी रियासतों को 4 भागों में विभक्त किया है। ठीक है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि वो 4 भाग क्या क्या रहे हैं, मैं यहाँ आपको बता दूंगी। तो डॉक्टर JR अग्रवाल ने जो 4 रियासतों में इसको बांटा है, एक तो आपकी कश्मीर है, सॉरी ठीक से ना दिख रहा हो, दूसरा है आपकी जम्मू, तीसरा है आपकी जाति, ये स्थान है, और चौथा है आपका गंगा यमुना वाला क्षेत्र, गंगा यमुना क्षेत्र। ठीक है, मुझे पता है कि मैंने बिल्कुल भी एक अच्छी राइटिंग में नहीं लिखा है, तो मैं आपको बता देती हूँ फिर से। पहला है कश्मीर वाला क्षेत्र। ठीक है, कश्मीर वाले क्षेत्र में क्या है दोस्तों? कश्मीर वाले क्षेत्र में क्या आता है? सिंधु और चिनाब नदी वाला क्षेत्र आ जाएगा ये। ठीक है, ये है सिंधु और चिनाब नदी वाला क्षेत्र। दूसरा है जम्मू। जम्मू क्या आ जाएगा? तुम आपका रावी और चिनाब वाला क्षेत्र है, ये रावी नदी और चिनाब नदी वाला क्षेत्र है। ठीक है, जिसमें आपका जम्मू, जसरोटा, मनकोट, बसोली ये जगह आ जाता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये रावी और चिनाब वाला क्षेत्र है जम्मू। ठीक है, जिसमें आपका जम्मू, जसरोटा, मनकोट और बसौली आ जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जाति की बात करें हम, तो जाति की बात अगर हम करें तो ये रावी और सतलज वाला क्षेत्र है। ठीक है, रावी नदी और सतलज नदी वाला ये क्षेत्र रहा है जाति।
जिसमें आपका आ जाता है कांगड़ा जाति वाले क्षेत्र में, कांगड़ा, गुलेर, चंबा, मंडी, कुल्लू, नूरपुर। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। जाति जो है, जाति में रावी और सतलज क्षेत्र आ जाता है, जिसमें आपका कांगड़ा, गुलेर, चंबा, मंडी, कुल्लू, नूरपुर ये जगह आ जाती हैं। ठीक है, तीसरा आपका ये गंगा यमुना वाला क्षेत्र। ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ गंगा और यमुना वाला क्षेत्र है, जिसमें आपका टिहरी और बिलासपुर आ जाता है। ठीक है, ये गंगा यमुना वाला क्षेत्र है और इसमें आपका टिहरी और बिलासपुर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जी.आर. अग्रवाल, डॉक्टर जी.आर. अग्रवाल, वहाँ मुझसे गलती से आर्य अग्रवाल बोल दिया गया। ये कुछ बुक्स में आर्य अग्रवाल भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो डॉक्टर जी.आर. अग्रवाल ने ये 4 रियासतों में जो है पहाड़ी शैली को बांटा है, कश्मीर रियासत और जम्मू और आपका जाति और गंगा यमुना क्षेत्र। तो ये ठीक है, तो अब वापस चलते हैं अपनी वर्गीकरण की तरफ। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे भी चलते हैं। तो पहाड़ी शैली के कुछ प्रमुख केंद्र जो हैं, यहाँ मैंने इस तरह से मैपिंग की हुई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ मैप में। इस तरफ आ गया आपका जम्मू और ये आ गया आपका बसौली, फिर ये आ गया आपका नूरपुर। ठीक है ना, जैसे कि हमने देखा था जो अभी अभी कि किस तरह से जी.आर. अग्रवाल ने 4 रियासतों में बांटा हुआ है। ठीक है, उन रियासतों में मुख्य रूप से जो ये चित्रकला शैली थी, अब हम बात करें कि जो जहाँ जहाँ ये चित्रकला शैली थी, ये उनकी मैपिंग है। ठीक है दोस्तों, तो ये चित्रकला मुख्य जो चित्रकलाएं रही हैं उनकी मैपिंग है। तो जम्मू, बसौली, नूरपुर, मंडी, चंबा, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, तो ये सभी जो थे पहाड़ी शैली के प्रमुख केंद्र रहे हैं। ध्यान रखना, ये सभी पहाड़ी शैली के प्रमुख केंद्र हैं। इसमें पहला जो केंद्र रहा है वो गुलेर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं पहाड़ी शैली की जो शुरुआत मानी जाती है वो गुलेर शैली से मानी जाती है। चलिए, अब हम बात करते हैं पहाड़ी चित्रकला की खोज, प्रमुख विद्वान और वो ग्रंथ, कि कैसे पहाड़ी शैली को एक ग्रंथ के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो दोस्तों, और उसी के साथ साथ किस तरह से जो हमारी पहाड़ी कलम है उसने विश्व प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो सबसे पहले हम इसको तो फिर से ही रिपीट कर रहे हैं कि क्योंकि पहाड़ी शैली जो प्रकाशित हुई थी सर्वप्रथम, वो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक से ही प्रकाशित हुई थी। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक राजपूत पेंटिंग से ही पहाड़ी चित्रकला शैली की जो है पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी। इसी क्रम में एक और ग्रंथ आया जिससे जो है ये धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लग गई। 1926 में ओसी गांगुली की पुस्तक आई थी, मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग्स। ठीक है, ये ओसी गांगुली की पुस्तक है, ये ओसी गांगुली की पुस्तक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मास्टरपीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग्स। दोस्तों, पहाड़ी शैली की जो बुक्स हैं वो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो यूजीसी हो, कहीं ना कहीं एक आधी पुस्तक जरूर पूछी जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बुक्स लिखी हुई है पहाड़ी कलम पे लिखी हुई हैं। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो 1930 में जेसी फ्रेंच की पुस्तक आई, हिमालयन आर्ट। ठीक है, 1930 में जेसी फ्रेंच की पुस्तक हिमालयन आर्ट। फिर उसके बाद 1950 के दशक में यहाँ कुछ ज़्यादा बुक्स मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, जैसे कि 1950 में डब्ल्यू.जी. आर्चर की बुक आई थी, इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स, और 1952 में कांगड़ा पेंटिंग, और उसकी जो कि डॉक्टर एम एस रंधावा की रही है, कांगड़ा वैली पेंटिंग, और 1954 में कृष्णा लेजेंड इन पंजाब, सॉरी कृष्णा लेजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग्स, ये यहाँ पर, और फिर 1956 में बसौली पेंटिंग जो कि, और फिर जो है 1958 में आपकी द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग आई थी, जो कि कार्ल खंडाला वाला की रही है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार से फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये डब्ल्यू.जी. आर्चर की बुक है, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स 1952, कांगड़ा पेंटिंग 1952, ये भी डब्ल्यू.जी. आर्चर की है, और एम एस रंधावा की बुक, एम एस रंधावा ने सबसे ज़्यादा बुक्स इस पे पहाड़ी शैली पे लिखी हुई हैं, तो उनकी बुक यहाँ कांगड़ा वैली पेंटिंग 1954, कृष्णा लेजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग 1956, और बसौली पेंटिंग 1958। ये सभी बुक्स जो हैं डॉक्टर एम एस रंधावा की हैं।
ठीक है। उसके बाद 1973 की मैं बात करूँ तो इसमें आर्चर की बुक्स आई, इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल्स। फिर एफ एस एजाजुद्दीन की बुक आई, ये यहाँ पर है, ठीक है। इसकी बुक आई, सॉरी, एफ.एस. एजाजुद्दीन की बुक आई जिसका नाम था पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख पोर्ट्रेट्स इन लाहौर म्यूजियम, ये 1978 में ये बुक आई। उसके बाद हम बात करें और बुक्स की तो एक मुझे याद है कि बेसिल ग्रे की बुक है द आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और फिर राहुल सांस्कृत्यान की बुक है हिमालय परिचय, जिसमें बहुत लंबा चौड़ा पूरा का पूरा हिमालय कला का परिचय हमें देखने को मिलता है। और काफ़ी अच्छे से इन्होंने जो है क्रम से सभी शासकों के समय में उस परिचय को दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं पहाड़ी कला के कुछ प्रमुख आश्रयदाताओं की, यानी कि पहाड़ी कला को संरक्षण किन शासकों ने दिया, किन राजाओं ने दिया, उनकी हम बात करते हैं। क्योंकि बिना शासकों या बिना संरक्षण के ये कलाएं जो है आगे नहीं बढ़ सकती हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि भाई कला एक बहुत महंगा विषय है और इसको स्पॉन्सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए ही होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम बात करते हैं इसके प्रमुख आश्रयदाताओं की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी बसौली की। ठीक है, बसौली को जो संरक्षण प्राप्त था, राजा कृपाल पाल का संरक्षण बसौली को प्राप्त था। ठीक है, इसका यहाँ पर जो समय था 1678 से 1694 के बीच का ये टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, राजा कृपाल पाल का। उसके बाद हम गुलेर की बात करें तो गुलेर के जो संरक्षण थे वो राजा गोवर्धन जो थे गुलेर के संरक्षण थे। इनका टाइम पीरियड लगभग 1730 से 1764 लगभग रहा है। ठीक है, फिर चंबा की अगर मैं बात करूं तो चंबा के जो संरक्षक थे राजा उम्मेद सिंह, जिनको आपने राजस्थान शैली में पढ़ा हुआ है। तो राजा उम्मेद सिंह जो है चंबा के प्रमुख संरक्षण थे। 1748 से 1764 लगभग इनका टाइम पीरियड रहा है। फिर हम बात करें कुल्लू की, तो कुल्लू को जो संरक्षण प्राप्त था, राजा प्रीतम सिंह का संरक्षण कुल्लू को प्राप्त था 1767 से 1806। उसके बाद हम देखते हैं कि पहाड़ी चित्रकला का जो क्या बोलते हैं विषय रहा है। ठीक है, तो पहाड़ी चित्रकला का विषय कहाँ से लिया गया है, तो ये पूरी की पूरी वैष्णव धर्म से, ठीक है, वैष्णव धर्म से पर आधारित कला रही है। ठीक है, खास करके गीत गोविंद आधारित चित्र इसमें बने हैं। ठीक दोस्तों, जो कि जयदेव द्वारा रचित है गीत गोविंद, उसका जो है यहाँ चित्रण देखने को मिलता है पहाड़ी शैली में। तो गीत गोविंद की रचनाओं ने पीढ़ियों तक पहाड़ी चित्रकारों को असीमित प्रेरणा दी है। तो कहीं ना कहीं इनको जो प्रेरणा मिली है वो गीत गोविंद से मिली है। ठीक है, और दोस्तों जो इनके चित्रों का विषय रहा है वो क्या बोलते हैं आपका वैष्णव धर्म से संबंधित रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं गुलेर शैली की। अब हम चलते हैं दोस्तों गुलेर शैली की, क्योंकि कहीं ना कहीं पहाड़ी कला के तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं, पहाड़ी शैली में कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे कि चित्रकला की विशेषताएं। ठीक है, मैं वो आपको बता दूं। जैसे कि पहाड़ी शैली को संरक्षण किसने दिया, तो संरक्षण इनको पहाड़ी शैली को राजपूत शासकों ने दिया है। ठीक है, पहाड़ी शैली को संरक्षण राजपूत शासकों से मिला है। दूसरा, इस शैली पर किनका प्रभाव रहा है, तो मुगल और राजस्थानी, इन दोनों का ही प्रभाव रहा है, मुख्य रूप से मुगल कलाकारों का। और अगर हम पहाड़ी शैली के विकसित होने का टाइम पीरियड की बात करें तो 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच का जो टाइम पीरियड रहा है, इसी समय में ये शैली विकसित हुई है। चेहरे की बात करें तो अधिकतम चित्र, सारे नहीं बोल रही हूँ मैं, अधिकतम चित्र बोल रही हूँ, वो एक चश्म चेहरे बने हुए हैं अधिकतम चित्र। ठीक है, अगर हम व्यक्ति चित्रण की बात करें या व्यक्ति के आकार की बात करें तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है अंडाकार रूप में बने हुए हैं। अगर रंगों की बात करें तो रंग हुए हैं इसमें खनिज रंग इस्तेमाल, और साथ ही साथ जो धरातल की बात करें तो सियालकोटी कागज इसमें इस्तेमाल हुआ है।
तो इस शैली की बात करें तो इस शैली में प्राकृतिक चित्रण का बहुत ही ज़्यादा सुंदर अंकन हुआ है, क्योंकि पहाड़ों के बीच में कला जो है फली फूली है, और मैं खुद भी इधर पहाड़ों के बीच ही हूँ, तो इसलिए यहाँ प्राकृतिक अंकन होना भी बहुत ज़रूरी है या लाजमी है। ठीक है दोस्तों, तो पहाड़ी कला का जो जन्म होता है कहीं ना कहीं गुलेर शैली से ही होता है। तो जो राजा हरि चंद थे, उन्हीं के द्वारा जो है हरिपुर की स्थापना हुई थी, और हरिपुर जो था गुलेर की राजधानी रहा है, और कला का केंद्र भी हरिपुर ही रहा है। तो अब चलते हैं गुलेर शैली के सफ़र और स्वर्णकाल और उदय और पलायन कैसे कर गए हमारे कलाकार उस की तरफ। तो देखो, इसका उद्भव लगभग 1760 में हुआ था गुलेर शैली का। और क्या था, आरंभ में जो मैंने अभी अभी बताया है कि कैसे गुलेर की जो राजधानी थी वो हरिपुर था, और हरिपुर ही क्या था, कला का केंद्र रहा है। ठीक है, और ये किसने बसाया था, ये राजा हरिचंद ने बसाया था, जिनको मुगलों का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, उसके बाद अब मैं बात करूं तो उसके बाद जब राजा गोवर्धन सिंह आए, ठीक है, राजा गोवर्धन सिंह के टाइम पर ही कला का स्वर्ण काल बोल दो या गुलाबी काल बोल दो, या फिर बोल दो कि कला उस टाइम पर पीक पर थी। ठीक है, राजा गोवर्धन सिंह के टाइम पे, तो राजा गोवर्धन सिंह के समय गुलेर शैली अपने चरम पर पहुंची, और इसे कला का गुलाबी यौवन भी कहा गया। तो इसके बाद कैसे जो है इस शैली का पतन हो गया, और कैसे जो कलाकार थे वो पलायन कर गए, उसकी हम बात करें तो राजा प्रकाश सिंह के टाइम पर लगभग आपका ये पतन आपका 1780 से होना शुरू हो गया था। तो राजा प्रकाश सिंह के समय पर चित्रकला कुछ उपेक्षित ही रह गई, और इसका परिणाम क्या हुआ कि जो गुलेर के चित्रकार थे, गुलेर के चित्रकार वो कांगड़ा की तरफ चले गए। कांगड़ा को क्योंकि राजा संसार चंद का वो आश्रय प्रदान था, इसलिए जो है कलाकार भी कांगड़ा की ओर पलायन कर गए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गुलेर शैली के कुछ महान चित्रकार, जैसे कि पंडित सेओ, मानकू, नैनसुख। ये वो कलाकार हैं जिनसे कहीं ना कहीं गुलेर शैली की शुरुआत हुई, या गुलेर शैली अपनी ऊंचाइयों तक पहुंची। ठीक है, ये वही कलाकार हैं जिनसे गुलेर शैली अपनी ऊंचाइयों तक पहुंची। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो गुलेर शैली के कुछ विश्व प्रसिद्ध चित्र भी हैं, जैसे कि यहाँ हम पहला वाला चित्र देख सकते हैं, राजा गोवर्धन अपने बेटे प्रकाश चंद के साथ हुक्का पीते हुए। तो ये आप इमेज जरा दिमाग में रखना, क्योंकि यूजीसी आजकल जो है चित्र दिखा करके प्रश्न पूछने लगा है। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो राजा गोवर्धन अपने बेटे प्रकाश चंद के साथ हुक्का पीते हुए, और ये किस शैली का चित्र है, ये गुलेर शैली का चित्र है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गोवर्धन सिंह का घुड़सवारी का चित्र ये यहाँ। उसके बाद रामायण पर आधारित 14 चित्र जो है गुलेर शैली में बने हुए हैं, और ये राजा दलीप सिंह के काल में बने हुए हैं ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब गुलेर शैली के प्रमुख विषयों की बात हम करते हैं। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ फिर से रिपीट कर देते हैं। तो दोस्तों, गुलेर शैली के प्रमुख विषय रहे हैं जैसे गीत गोविंद। गीत गोविंद से जो है गुलेर शैली को हमेशा प्रेरणा मिली है। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो है वैष्णव भक्ति, शिव परिवार उनका चित्रों का विषय रहा है। ठीक है, रामायण के प्रमुख कई सारे चित्र मिलते हैं, जैसा अभी मैंने बताया था, दिलीप सिंह के टाइम पे 14 चित्र रामायण के बने हुए हैं। ठीक है, महाभारत के समय के चित्र मिलते हैं। कृष्ण चरित्र पर आधारित, कृष्ण सबसे फेवरेट इन लोगों का विषय था, कृष्ण और राधा। तो कृष्ण पर आधारित जो है कई सारे चित्र मिलते हैं। साथ ही साथ कृष्ण से ही संबंधित है होली, और कहीं ना कहीं जो है होली उत्सव के चित्र, अगर उत्सवों की बात करें तो कहीं ना कहीं होली खेलते हुए चित्र भी मिलते हैं। अब हम गुलेर शैली की एक विशेष पहचान की बात करें तो दोस्तों, विशेष पहचान बोल दो या विशेषताएं भी अब मैं बोल सकती हूँ। हाँ, तो भावपूर्ण चित्रों में बहुत ही गहरा भाव देखने को मिलता है। ठीक है, किसी भी शैली में इंटरेस्ट तभी आता है जब उसमें एक फील आए। ठीक है, तो चित्रों में भाव देखने को मिलता है गुलेर शैली में। ठीक है, तो गुलेर शैली की सबसे बड़ी और विशिष्ट जो विशेषता रही है वो चेहरों पर मानवीय भावनाओं का अत्यंत सूक्ष्म और सजीव चित्रण रहा है। और जैसा कि मैंने बताया है कि इस शैली में अधिकतम चित्र एक चश्म चेहरे बने हुए हैं।
ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ इसी शैली में सोने चांदी जैसे चटकीले रंगों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसकी विशेषताओं की बात करूं तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नायिका भेद का सबसे ज्यादा चित्र, नायिका भेद का जो चित्रण है सर्वप्रमुख है। ठीक है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो स्त्री की साइकोलॉजी यहाँ फीमेल्स या वुमेन्स की साइकोलॉजी यहाँ दर्शाई जाती है नायिका भेद के द्वारा। ठीक है, तो नायिका भेद संबंधी गुलेर शैली की एक विशेष पहचान रही है। ये नायिका भेद के चित्र जैसे कृष्ण अभिसारिका, उत्का, प्रेषित पथिका, ये सभी जो है नायिका भेद के ये सभी नायिकाएं हैं। और इन तीनों नायिकाओं के या इससे भी ज़्यादा जो 9 प्रकार की नायिकाएं हैं वो पहाड़ी शैली में देखने को मिलती हैं। इसी के साथ हम लगभग लास्ट निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। तो कैसे, अभी मैंने बताया भी था कि जब संरक्षण प्राप्त होना बंद हो गया या लगभग कम हो गया, तो जो कलाकार थे वो कांगड़ा की ओर पलायन कर गए। ठीक है, तो लगभग 1780 तक कलाकार कांगड़ा की तरफ चले गए और यहाँ कांगड़ा शैली जो है ऊंचाइयों को छूना शुरू हो गई। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी कांगड़ा शैली पर, क्योंकि यहाँ से हमारे कलाकार पलायन कर गए हैं कांगड़ा की तरफ, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो भी हमारी मिलेगी कांगड़ा शैली में। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।